अब हेड्स के जो कंटेंट्स हैं एक बार वो भी डिस्कस करेंगे। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में क्या क्या आ सकता है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में जो भी आपका मेन कोर्स ऑफ मेन बिजनेस है, मतलब रेवेन्यू जनरेटेड फ्रॉम द मेन कोर्स ऑफ बिजनेस, जो भी आपका काम है। मेरा काम ट्यूशन पढ़ाना है, तो ट्यूशन पढ़ा के जो पैसे आ रहे हैं वो मेरा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है। मैंने शेयर मार्केट में पैसा लगाया, वहां से जो डिविडेंड आया वो मेरी अदर इनकम में आएगा, नॉन ऑपरेटिंग इनकम में आएगा। ध्यान क्या देंगे कि ये नेट सेल्स तो है ही है, इट ऑल्सो इंक्लूड्स सेल ऑफ स्क्रैप। स्क्रैप सेल्स भी डायरेक्ट इनकम होती है। सर ऐसा कैसे? स्क्रैप स्क्रैप तो कूड़ा हो गया बेटा। कूड़ा किस चीज का? जिस चीज में आप डील करते थे उससे जो स्क्रैप जनरेट हुआ है वही आपने, उससे भी कुछ इनकम। आप टेबल चेयर बनाते थे तो वेस्टेज होती है ना वुड में, वो बेच के पैसे आ गए, तो वो भी डायरेक्ट इनकम मानी जाती। इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द बिजनेस। आगे जाके ज्यादा यूज होगा कैश फ्लो स्टेटमेंट में कि दो टाइप की कंपनीज होती हैं, एक होती है फाइनेंसिंग कंपनीज, एक होती है अदर्स। बाकी सारी फाइनेंसिंग कंपनीज आपके बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गए। तो हम जितनी भी डिस्कशन कर रहे हैं ना, अगर नेचर ऑफ कंपनी स्पेसिफाइड नहीं है तो वी आर डीलिंग विद नॉन फाइनेंस कंपनीज, क्योंकि फाइनेंसिंग कंपनीज का नेचर ऑफ इनकम और एक्सपेंस बिल्कुल अलग हो सकता है। बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं तो इंटरेस्ट रिसीव करना तो उनके लिए ऑपरेटिंग इनकम हो गई, बाकी सबके लिए इंटरेस्ट रिसीव करना अदर है। उनके लिए तो इंटरेस्ट पे करना उनका डायरेक्ट एक्सपेंस है, हमारे लिए इनडायरेक्ट है। तो नेचर ऑफ बिजनेस की क्या इनकम होगी क्या एक्सपेंस होगा, तो बस इतना सा पता होना चाहिए कि फाइनेंसिंग कंपनीज कौन सी है, बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। नॉन फाइनेंसिंग बाकी सारी, मैं नॉन फाइनेंसिंग हूँ। आप कोई ट्रेडर हो जो सामान खरीदते हो बेचते हो, आप नॉन फाइनेंसिंग हो। आप कोई मैन्युफैक्चरर हो, आप नॉन फाइनेंसिंग हो। फाइनेंसिंग क्या है ये पता होना चाहिए, क्योंकि बाकी सारी नॉन फाइनेंसिंग है। कोई डाउट? तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में सेल्स लेस रिटर्न तो आएगा, सेल ऑफ स्क्रैप भी हो सकता है, और इंटरेस्ट एंड डिविडेंड अर्न बाय अ फाइनेंशियल कंपनी, तो फाइनेंसिंग कंपनी के लिए इंटरेस्ट और डिविडेंड अर्न करना उनका काम है। पैसे आए हैं, पैसे आगे लोन देना, पैसे आगे इन्वेस्ट करना। तो बैंक्स वाले क्या करते हैं, आपके पैसों का आगे लोन दे देते हैं, तो इंटरेस्ट जो अर्न कर रहे हैं उनकी रेवेन्यू इनकम। कोई डाउट? अदर इनकम, इनडायरेक्ट इनकम, तो इसको क्या बोलते हैं हम? नॉन ऑपरेटिंग इनकम, इनडायरेक्ट इनकम। तो एग्जांपल्स हम ऊपर ऑलरेडी कर चुके हैं, बट मैंने क्या बताया वो सारी की सारी बातें हम नॉन फाइनेंसिंग कंपनीज के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। तो अदर इनकम में आपका सब, रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, बैड डेट्स रिकवर्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, इंटरेस्ट ऑन एफडी, तो ये सब किसके था? नॉन फाइनेंस कंपनी। डिविडेंड अर्न, एक्सेस प्रोविजन रिटर्न बैक, प्रोविजन रिवर्स कर देना। क्रेडिट आइटम होता था ना कि प्रोविजन कम हो गया, बचपन में पीएनएल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे दिखाते थे कि जो रिवर्स हो रहा है प्रोविजन, तो वही वो आपका प्रोविजन क्रिएट करना एक्सपेंस माना जाता है, एक्सेस प्रोविजन रिवर्स करना आपकी इनकम क्रिएट हो गई। तो डायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट इनकम, एक्सपेंसेस, ये सब क्वेश्चन आप कर लेंगे अपने आप। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, जस्ट रीड वंस, कुछ नहीं इसमें। ओपनिंग आपको बता ही दिया कि फॉर्मूला क्या है, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग, बस इतना पता होना चाहिए इसमें, और कुछ नहीं, इसके कोई सब आइटम्स नहीं होते। 99.99% केसेस में कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम डायरेक्टली गिवन होगा। 0.01 में ये तीन आइटम्स हो सकते हैं, तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम क्या है। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड और कुछ नहीं, आपके नेट परचेजेस हैं। चेंज इन इन्वेंट्री, ये पता होना चाहिए कि इट इज द डिफरेंस बिटवीन ओपनिंग एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो चेंज इन इन्वेंट्री इज इक्वल टू ओपनिंग इन्वेंट्री माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। एम्प्लॉई बेनिफिट एक्सपेंसेस, एम्प्लॉई से रिलेटेड खर्चा, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आया कि आपको इसके आइटम्स पता होने चाहिए। तो एग्जांपल पता होने चाहिए, इसमें वेजेस भी आ सकता है, सैलरीज भी आ सकता है, बोनस भी आ सकता है, लीव एनकैशमेंट भी आ सकता है, स्टाफ वेलफेयर भी आ सकता है। कोई डाउट? कोई भी डाउट? फाइनेंस कॉस्ट, फाइनेंस से रिलेटेड खर्चे, पैसा रेज करने से रिलेटेड खर्चे। कॉस्ट इनकर्ड ऑन द बोरोइंग्स, तो लोन्स टेकन, ठीक है, तो इंटरेस्ट आ सकता है। और क्या इंटरेस्ट किसी पे भी इट लॉन्ग टर्म बोरोइंग और शॉर्ट टर्म बोरोइंग,
इट इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट. इंटरेस्ट कॉस्ट irrespective of the term or tenure of the loan, लॉन्ग टर्म बोरोइंग हो या शॉर्ट टर्म बोरोइंग हो, वो फाइनेंस कॉस्ट में आएगा. तो बैंक ओवरड्राफ्ट हो, कैश क्रेडिट हो, लोन हो, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म, डिवेंचर्स पे चाहे इंटरेस्ट हो, वो सब क्या फाइनेंस कॉस्ट में आ जाएगा, चाहे वो पब्लिक डिपॉजिट पे हो, कुछ भी हो. इंपॉर्टेंट पॉइंट, very very important point. Finance cost also includes expenses incurred for the borrowings such as loan processing fee, discount on issue of debentures, premium on redemption of debentures, as these expenses are incurred by the company for borrowing. Loan लेने से related खर्चे हुए. Processing fee, very very important point is processing fee. बैंक चार्जेस अगर होते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है. बैंक चार्जेस जो होते हैं, बैंक चार्जेस तो चेकबुक इशू चार्जेस हो सकते हैं. बैंक चार्जेस तो वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस हो सकते हैं. जरूर नहीं कि आपने लोन लिया हो तो ही बैंक चार्जेस इंपोज होंगे. बैंक चार्जेस तो डेबिट कार्ड पे भी हो सकते हैं. तो बैंक चार्जेस अगर सिर्फ लिखा है तो वो अदर एक्सपेंसेस होते हैं. जरूर थोड़ी ना कि मैंने कोई लोन लिया है तो उसके ऊपर होगा. तो बैंक चार्जेस तो एक सर्विस प्रोवाइड करी है बैंक ने, क्योंकि जो लोन दे रहे हैं उस पर तो वो इंटरेस्ट ले रहे हैं. तो बैंक चार्जेस आर ओवर एंड अबव द फाइनेंस कॉस्ट. तो बैंक चार्जेस will not be shown under finance cost, they will be shown in other expenses. very 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 important point. क्योंकि हम क्या होता है, पढ़ा तो होता नहीं है डिटेल में, लिखा बैंक मतलब फाइनेंस कॉस्ट. जिसने नहीं पढ़ा तो बैंक चार्जेस फाइनेंस कॉस्ट में दिखाएगा ना, जिसने नहीं पढ़ा. तो बैंक चार्जेस आर नॉट शोन अंडर फाइनेंस कॉस्ट बट विल बी शोन अंडर अदर एक्सपेंसेस. कोई भी डाउट? डेप्रिसिएशन टैंजिबल एसेट्स पे होती है, अमोर्टाइजेशन इंटैंजिबल एसेट्स पे होती है. इंटैंजिबल एसेट्स गुडविल, ट्रेडमार्क्स, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स. अदर एक्सपेंसेस में कुछ भी आ सकता है. अदर एक्सपेंसेस में कुछ भी आ सकता है. आपका कैरेज इनवर्ड आ सकता है, कैरेज आउटवर्ड आ सकता है, आपके कोई भी और एक्सपेंस. मैं कह रहा हूँ लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट. डू आई नीड टू गिव एग्जांपल्स? क्लियर है? जैसे कि पहले बताया, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस आपके बैलेंस शीट से 1/5 टाइम लेगी, 1/5 एफर्ट लेगी. लेकिन प्लीज इस चैप्टर में ये बहुत छोटा है, लेकिन आगे जाके इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है. ये रेशियो एनालिसिस में भी बहुत ज्यादा यूज होगा, ये कैश फ्लो स्टेटमेंट में भी बहुत ज्यादा यूज होगा. इसीलिए इतनी डिस्कशन इस पे करी है. और जितनी डिस्कशन मैंने करी है वो सारी आपको आती होगी तो आप एडवांटेज पे होगे, अदरवाइज आप स्ट्रगल करोगे आगे. मैंने कोई ज्यादा बातें नहीं बताई, जितनी बताई हैं वो पता होनी बहुत जरूरी है आगे के चैप्टर्स डील करने के लिए. पहले एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में 5 चैप्टर होते थे. अब एक चैप्टर इस साल के लिए कोर्स में से डिलीट हो गया, कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट. चैप्टर तो डिलीट हो गया बट एनालिसिस की टोटल बुक की वेटेज उतनी ही रही. तो जो रिमेनिंग चैप्टर्स हैं उनकी वेटेज बढ़ गई. माय पॉइंट इज कि एक चैप्टर को उसकी इंटरनल वेटेज के हिसाब से मत डील करना. यू आर डूइंग एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. तो चाहे ये चैप्टर की वेटेज बोर्ड में 3 या 4 नंबर हो, लेकिन मैं कह रहा हूं जो पूरा 20 नंबर है ना, वो सब इसी पे बेस्ड है. आप क्या एनालाइज कर रहे हो? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को. तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जितने अच्छे से आपको अंडरस्टैंड कर पाओगे, इससे ज्यादा डिटेल में कराना पॉसिबल नहीं था, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जितने अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओगे, एनालिसिस आपके लिए उतना इजी, उतना इंटरेस्टिंग, उतना स्कोरिंग हो जाए. अब आपकी बात.